नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज बात करेंगे शहर की सरकार की, यानी कि आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज बात करेंगे। 4 और 11 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही ऐलान के बाद ही किस तरीके से अब सरगर्मियां चुनाव की तेज होने लगी थी। हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारी, बीजेपी से लेकर के एसपी से लेकर के आरएलडी से लेकर के समाजवादी पार्टी तक तैयारी हर दल ने शुरू करी है। तो हर राजनीतिक दल की क्या कुछ तैयारी है, और सबसे बड़ी बात है, तैयारी तो हर राजनीतिक दल का अपना संगठनात्मक तैयारी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह, इस चुनाव से आम जनता को क्या मिलेगा, उसको कितनी सुविधाएं हैं, पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं, कितनी उसकी बिजली की समस्या दूर होगी, कितनी उसकी पानी की समस्या, खड़ंजा नाली, ये सब समस्याएं किस तरीके से जो राजनीतिक दल अपने उन्होंने एजेंडे में रखा है। कुछ ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन जो सरगर्मियां चल रही हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, मेयर के प्रत्याशी को लेकर के, जरा कुछ बयान सुनवाना चाहेंगे, फिर चर्चा को बखूबी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से है और इस बार हम लोग जो है 17 नगर निगम है, 17 जीतेंगे। पिछली बार 14 जीते थे 16 में से, इस बार 17 के 17 जीतेंगे। नगर पालिकाओं में भी 160 सीटें जीते थे 200 में, इस बार 200 के 200 जीते। पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी ने जनता को महानगरों में ठगा है। जो जिला मुख्यालय हैं, जहां ये सब चुनाव हो रहे हैं, इन सभी जगहों पे बीजेपी ने कहीं न कहीं जनता को लगातार मायूस किया है। तो निकाय चुनाव के रण में उम्मीदवारों पर मंथन और क्या है समीकरण, तो शहर की लड़ाई के लिए सियासी दल कितना तैयार हैं, नगर निकाय के लिए क्या है दलों की रणनीति, स्थिति विकट है, कैसे मिलेगा टिकट, और निकाय चुनाव को लेकर के सियासी हलचलें तेज हैं और समीकरण बिठाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो सवाल तमाम सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिजली पानी समस्या है, जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा करा जाए। साफ पानी की बात करें, पेयजल की समस्या जो है ये कैसे दूर होगी, तो क्या है कुछ प्लान, और 17 सीटों पर किस तरीके का घमासान है, मेयर पद को लेकर के किस तरीके से क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जो पार्टी अपने प्रत्याशियों में देख रही है, और हर दल कोई भी इसमें पीछे नहीं है। तो उम्मीदवारों पर मंथन और क्या है समीकरण, निकाय चुनाव के रण में कौन कौन से फैक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, जानेंगे समझेंगे बड़े पैनल के साथ। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगा बिना कुछ देर किए हुए। आनंद दुबे जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ सुनील अर्कवंशी जी हैं सुभाषपा से हमारे साथ, सुनील अर्कवंशी जी भी स्वागत है। और इसी के बीच आपको बता दें कि दयाराम भार्गव जी हैं हमारे पास सुभाषपा से। दयाराम भार्गव जी आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा, नमस्कार। तो दयाराम जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ डीपी सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो से, प्रवक्ता कांग्रेस। डीपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस बीच आपको बता दें कि कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी से मैं आनंद दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां जोर हो रही थी, और आपका तो पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व चुनाव में लगा हुआ है। फिलहाल किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सदैव अपने स्तर पर रहती है। आलोक, मेरी आवाज इको करके मुझे सुना। अच्छा सर, मैं आप अपनी बात रखिए, एकदम से यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ रही है आनंद जी आपकी आवाज। आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक चुनाव की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन लगातार कार्य करती है, जनता के बीच कार्य करती है। हमारे संगठनात्मक जो कार्यक्रम है वो साल भर चलते रहते हैं, आप देखते ही होंगे। हमेशा हर महीने, हर हफ्ते, पखवाड़े हमारे कार्यकर्ताओं को कोई न कोई दायित्व जो है वो पार्टी द्वारा दिया जाता है। और इसका कारण ये है कि हम लगातार जनता के संपर्क में बने रहते हैं, संगठनात्मक जो कार्य है उनमें लगे रहते हैं।
इसलिए हमारी तैयारी हमेशा मुकम्मल रहती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। और हम हर एक चुनाव को बहुत ही सीरियसली लड़ते हैं और उसको ये हम ऐसा नहीं करते कि अगर निकाय का चुनाव हो तो उसकी गंभीरता कम है और लोकसभा का चुनाव हो तो उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चुनाव हमें ये बताता है कि जनता की जो सेवा हम कर रहे हैं या जनता के बीच हमारा जो विश्वास है वो कैसे बढ़ रहा है और किस तरह से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए, जनता का आशीर्वाद देखते हैं। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, डीपी सिंह जी भी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं। डीपी सिंह जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, जनता का विश्वास आपके साथ कितना है, कितना आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए आलोक भाई, निश्चित तौर पे आज की डिबेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है, बहस है, और ये शहरी निकाय का चुनाव है जो हमारे शहर को, हमारे कस्बों को, हमारे जिला मुख्यालयों को सुंदरीकरण करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए और नाना प्रकार की जो जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसको इससे पूरा की जाती है। हमारे अच्छे मित्र हैं भाई आनंद दुबे जी और भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा आपके जो है चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। निश्चित तौर पे सही कहा है आनंद भाई ने। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हमेशा हमेशा वो केवल और केवल चुनाव कैसे जीता जाए, साम दाम दंड भेद, चुनाव जीता जाए और चुनाव जीतने के बाद जो इनके लोक संकल्प की बातें करते हैं या सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका न जाने क्या क्या, ये बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है शब्दों का चयन करके ये जनता को मोहित करने का काम करते हैं। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आलोक भाई कि झूठ, फरेब, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग जो आज हर जगह देखा जाता है, देखा जा रहा है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। चाहे ये 2017 में उत्तर प्रदेश को अपने लोक संकल्प में जो वादे किए हों या 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोक संकल्प में वादे किए हों, क्या इतने लंबे समय से करीब 25 साल 30 साल से ये निकाय पे इनका मेयर, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं उनका इनका मेयर है और निश्चित तौर पे ये जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आलोक भाई, दुख इस बात का है कि चुनाव जीतने के बाद जो जनता ठगी जाती है वो हम सब से विदित है। आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे प्रदेश के अन्य कोई भी जो है महानगर हो या जिला मुख्यालय हो या नगर निकाय या जो है ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, सबकी हालत बदहाल खस्ता हाल है। चलिए, हालत बदहाल खस्ता हाल है, लेकिन अब उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस ने देखिए तभी अपने प्रत्याशी उतारे और महिलाओं को भी किस तरीके से उसमें तवज्जो दी है। एक बार मैं दयाराम भार्गव जी के साथ आऊंगा उनके पास। दयाराम जी, जिस तरीके से अब आप लोगों ने भी इस बार एकला चलो की राह पकड़ ली है और किस तरीके से अपने प्रत्याशी खड़े करें, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं आपकी इस चुनाव में? दयाराम जी देखिए आलोक भाई, भारतीय समाज पार्टी ने 5 मेयर उतारे। गाजियाबाद से हमारी स्वयं पत्नी है मीनाक्षी राज को मेरे प्रत्याशी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं तो यही बताना चाहूंगा कि भारतीय समाज पार्टी जिस तरह जो है वंचित समाज के वर्ग को लेकर के पिछड़ा और गरीबों की हितैषी गरीबों की बात करने वाली पार्टी है जी। सभी पार्टियां इनका वोट लेकर के शासन सत्ता में बैठ जाती हैं, लेकिन दयाराम जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आपसे कुछ और भी सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन तब तक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं निकाय चुनाव के रण में उम्मीदवारों पर मंथन और क्या है समीकरण, योगी का क्या प्लान और 17 सीटों पर किस तरीके से मचाए घमासान। हमारे साथ चंचल कुमार जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। चंचल जी, जब मैं निकाय चुनाव को लेकर के लगातार बात कर रहा हूँ, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के बात कर रहा हूँ, तैयारियों को लेकर के बात कर रहा हूं, बीजेपी की तैयारियों की भी बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने देखिए अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी अभी कहां पर है और किस तरीके की उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आगे का कुछ प्लान है इस चुनाव को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है लगातार
तैयारी में जुटी हुई है। जल्द ही आप देखेंगे कि जो है टिकट भी डिक्लेयर होंगे, पूरा मंथन चल रहा है उसके ऊपर। जो आज के समय में जो सवाल है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, अगर आप देखें आज प्रदेश की बात अगर हम करें नगर निगम में, तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अधिकतर जो है नगर निगमों पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इसी लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, ऐसा कोई रोड नहीं है आलोक जी जो भ्रष्टाचार का एक पर्याय ना हो। हर साल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्ति योजना लेके आते हैं और हर सारी की सारी रोडें गड्ढा युक्त हैं। किसी रोड पे निकल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे, कोई रोडें बता दें जिस रोड में गड्ढे ना हो। और ये 4-4, 5-5 साल में बनी ही नहीं रोडें, वो 6-6 साल। अब मैं एक और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो बड़े अधिकारियों की रोड है उस रोड पे भी गड्ढे हैं। गोमती नगर में कई सारी ऐसी रोडें हैं जहां बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उस रोड पे इतने गड्ढे कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आज अगर देखें बिजली, पानी, सड़क सब बदहाल स्थिति में है। अगर नगर निगम में देखें तो लोगों को जो 2 वक्त की रोटी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप सोचिए। और जिसकी सैलरी, अगर आलोक जी जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, तकरीबन 20% केवल खर्चा उसका ईंधन का आ रहा है, जो चूल्हे का खर्चा आ रहा है, गैस चूल्हे का खर्चा आ रहा है, गैस का खर्चा आ रहा है। तो आम आदमी इतना परेशान है आज के समय में, वो किस तरीके से अपने बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करे, किस तरीके से अपने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की व्यवस्था करे, वो महंगाई चरम पर है। और भ्रष्टाचार की आप बात कर लो, कहीं भी कोई काम अगर आप लेके जाओ, अभी आपको बताता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो आवास की बात हो रही है, कोई भी ऐसा आवास बगैर पैसे के नहीं मिल रहा है। और बकायदा सारी आपके चैनल में देख रहा था, भी दिखा रहा था कि बहुत सारी जगह पे, कई सारे जिलों में एक कमेटी पे कमेटी बनाए पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। इसी लोहिया इंस्टीट्यूट के अंदर आप चले जाओ, मैं भी परसों गया था, लिफ्ट में 3 दिन से चूहा मरा पड़ा है और सारे लोग अंदर जा रहे हैं, इतनी बदबू है। लोग जो है क्या नाम है, रुमाल नाक पे बांध के जाते हैं। मैंने देखा, एक गया, मैंने कहा क्या चूहा मरा पड़ा है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। जिस लोहिया के लिए जो आम आदमी, गरीब आदमी लोहिया अस्पताल में पहुंचता था, उसको प्राउड फील होता था कि क्या गरीब आदमी के लिए इतने टॉप क्लास की व्यवस्था हो सकती थी, क्या समाजवादियों की दिन थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है ऐसी व्यवस्था किए थे मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन आज लोहिया इंस्टीट्यूट बस से बदतर हालत में है। मैं आलोक जी आपसे एक चैनल में बोला था एक दिन अभी, और मेरी बात उन्होंने पकड़ लिया। मैं आपको सर्वे करा लीजिए, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी जो हमारे सरकारी संस्थान है, ये इसमें ऐसा कोई दिन नहीं है सैकड़ों मरीज बेड न मरने की वजह से 50 लोग मर जाते हैं, बेड नहीं मिल रहा है। मैं बताऊं कि केवल अकेले मैं देख रहा हूं अभी पूर्वांचल के आसपास, आजमगढ़, मऊ, बलिया के देखता हूं, मैं अक्सर करके लोहिया में जाता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस बस से बदतर हालात से गुजर रहा है। फोन करो, इनका फोन नहीं उठेगा। और ये पता नहीं 1076 क्या काम करती, समझ में नहीं आता है। मजाक बना के रख दिया है पूरे प्रदेश का। डायल जो 112 व्यवस्था थी, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। अब मैं चाहूंगा कि एक डिबेट का एक टॉपिक मिल गया, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी चीजें हैं। आनंद दुबे जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो चीजें कही है, चाहे वो बिजली की बात करें, चाहे वो पानी की बात करें, स्वच्छ पेयजल को लेकर के बात करें, और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर के जो तस्वीर बताई है, उन्होंने कहा कि खुद जाकर के देखें, वो चाहे सर्वे करा ले। इस पर मैं अब आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आप सुनिएगा। देखिए जी आलोक जी, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, और सड़क हो, कानून व्यवस्था हो, कोई चीज हो, वो सब खराब है उनके हिसाब से। और 2017 के पहले सारी चीजें बहुत ठीक थी, और इतनी ठीक थी कि जनता ने इनको हटा के हमको चुन लिया। इनके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से प्रदेश चला रहे थे और जनता ने हमको चुन के बैठा दिया, क्योंकि इनके काम का जनता ने इनको इनाम नहीं दिया। देखिए 2014 आया, हम जीते उत्तर प्रदेश, 2017 आया, हम जीते, 2019 में उत्तर प्रदेश में जीते, 2022 में जीते। इन बीच में जितने उपचुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से हम कुछ बेहतर कर रहे होंगे तभी आशीर्वाद दिया जी, वरना आपको दे दिया होता। आपको नहीं दिया क्योंकि जनता आपको इस काबिल समझती नहीं है कि आपके हाथ में सत्ता सौंपे। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हम पानी की बात, अरे जल जीवन मिशन हमने शुरू किया है। हर घर को नल से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और पूरे देश में कर रही है। आप तो किसी घर में नल का पानी नहीं पहुंचा पाए। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे? एक भी मेडिकल कॉलेज आपने नहीं बनाए।
हमारी सरकार लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रही है, यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रही है। और जहां तक बात रही बिजली की, तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि सिर्फ 4-6 वीआईपी जिले थे जिनको बिजली मिलती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में सोता था। कभी दिन में 6 घंटे आती थी तो कभी रात में 6 घंटे आती थी। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव में भी यही स्थिति थी बिजली। तो चाहे बिजली रही हो, चाहे पानी रहा हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। जी चलिए, हालात बदले हैं, तस्वीरें बदली हैं, इस बात को आप मानेंगे डीपी सिंह जी? देखिए भाई चंचल जी ने जो प्रश्न सवाल उठाया या हमने जो सवाल उठाया, मित्र जो है भाजपा के प्रवक्ता आनंद दुबे जी ने, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सारे चुनाव गिनाने लगते हैं कि मैंने ये चुनाव जीता, मैंने वो चुनाव जीता, मैंने ये चुनाव जीता, मैंने ये उपचुनाव जीता। मैं तो कहा ये भाई कि आप चुनाव जीतने की मशीन है और चुनाव जीतने के बाद जनता से किए गए वादे को आप भूल जाते हैं। यदि आप भूलते ना होते तो ये महंगाई, बेरोजगारी, जो शहरों में जिस तरीके से जो है अव्यवस्था फैला हुआ है, चिकित्सा का बुरा हाल है, सफाई कर्मचारी है नहीं, आउटसोर्सिंग पे आप भर्ती करा करके आप जो है काम लेते हैं। जहां लोगों को 40,000 50,000 रुपए इस महंगाई में वेतन मिलना चाहिए, वहां 7,000 8,000 रुपए आउटसोर्सिंग से आप देने का काम करते हैं और उसके बाद भी उनको पैसा नहीं देते हैं। कोरोना में देखा गया है कि किस तरीके से जो एम्बुलेंस के कंडक्टर ड्राइवरों का क्या हाल हुआ है। आप केवल लच्छेदार बातें करने में बहुत जो है सयाने हैं। आप लच्छेदार बातें करना और बड़ी बड़ी बातों से जनता का पेट भरना। सच्चाई तो यह है कि जनता अब करा रही है और इस चुनाव में, इस निकाय चुनाव में जनता आपको करारी जवाब देगी। और निश्चित तौर पर जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, चाहे सेंट्रल में चाहे प्रदेश में, तब से ये ईवीएम पे सवाल उठा है। किसी एक उत्तर प्रदेश के बड़ी नेता आदरणीय बहन मायावती जी ने भी कहा है कि आपको यदि हिम्मत हो तो आप ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। मैं भी मान चलिए, हम आज आम जनता के मुद्दों को लेकर फोकस कर रहे हैं। मैं आऊंगा, मैं आनंद जी आपके पास भी आऊंगा। मैं प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए, आलोक जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। चलिए अपनी बात रखिए। ठीक है, आपके पास सवाल तमाम सारे हैं। चलिए आनंद दुबे जी, बिजली पानी से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं तक, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि उसकी समस्या, उसके हितों को लेकर के कितनी बात हो रही डिबेट में। जी हाँ, अपनी बात रखिए जी। हाँ, इन्होंने महंगाई की बात की, कोरोना की भयानक विभीषिका को झेलने के बावजूद भी आज जब पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में महंगाई की दर जो है 6% के आसपास है। मैं इनके समय का डेटा बता देता हूँ। आप ऐसा बहाना लेकर के देश को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। आप जब भी कोई ऐसा चुनाव आता है तो आप कोरोना को लेकर चले आते हैं। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब लाखों लाख लोग जब जनसमूह वहां पर उपस्थित हो रहा था, तब कोरोना लेकर चले आते हैं। तो आपके वही भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यात्रा निकाल रहे थे। आप जिस तरीके से साम दाम दंड भेद करके आप चुनाव जीतने का षड्यंत्र करते हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ भारत समाचार के बड़े चैनल पे कहना चाहता हूँ कि इस निकाय चुनाव में आपको हैसियत पता चल जाएगी। अभी मैं सीधे आया हूँ, कांग्रेस अपने 15 कैंडिडेटों को डिक्लेयर कर दिया है। उसमें महिलाओं को कांग्रेस ने वरीयता दी है, किस तरीके से उनका क्या विजन है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं भी चंचल जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दया भार्गव जी, देख रहे हैं आप राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच आपने जब एकला चलो की राह पकड़ी है, आप अपनी जीत को लेकर के किन किन मुद्दों को लेकर के, आपके पास भी एक अच्छा ऑप्शन है, किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जरा सुनेंगे। आऊंगा आनंद जी, जरा दयाराम जी से डिप्टी ले लो। आनंद जी मैं आ रहा हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। आनंद जी आपको मैं इतनी देर से आपको ही मौका दे रहा था, आप ही बोल रहे थे स्क्रीन पर। कोई जबरदस्ती कर रहा है, सब लोग अपनी बात बोलने दीजिए, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। आप उसको डिफाइन मत करिए, मैं एंकर हूँ, मैं डिबेट होस्ट करा रहा हूँ, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। दयाराम जी मैं अपनी बात आप रखिए, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। जी दयाराम जी अपनी बात रखिए।
आलोक भाई, हाँ। अभी मैं सुन रहा था सपा, कांग्रेस और भाजपा सभी हमारे साथी इस उत्तर प्रदेश में सबने शासन किया है और सबने जनता का काम करने का काम, सभी के कहने से काम हो रहा है, स्वागत है। जो सरकार में होता है कुछ ना कुछ करता है, कुछ भूल चूक होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ जानबूझ के भूल चूक होती है, कुछ देना के मन बनता है लेकिन देना नहीं चाहती है, सब सरकारें चाहती है। मैं आपको इंगित कराना चाहूंगा गाजियाबाद का विधानसभा साहिबाबाद, वहां पे एक है नगर पालिका परिषद मकरपुर खोड़ा। आप ध्यान से सुनिएगा, जिसकी अभी बात हुई हमारे भाजपा के साथी ने कहा जन जीवन मिशन, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। खोड़ा कॉलोनी 1989 और 90 के आसपास बसा था और जिसमें ये ग्राम प्रधान हुआ करता था और 2016 में खोड़ा नगर पालिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के डंडे पे जो है खोड़ा नगर पालिका परिषद बना, ग्राम सभा से हटा। इसमें 12 लाख आबादी है। यहाँ पे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का, 34 सभासद है जिसमें 26 सभासद भारतीय जनता पार्टी के। विधायक यहाँ के साहिबाबाद विधायक से सुनील शर्मा जी हैं, तीसरी बार विधायक हैं। यहाँ से दूसरी बार विधायक जो है जनरल बीके सिंह है। इससे पहले जो सांसद थे वो जो है राजनाथ सिंह थे, उससे पहले तोमर जी थे। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पहले भाई, देखो सुन लीजिए, अगर जनता की बात करते हो हम सबका खोलना चाहेंगे। 4 दिन पहले मैं भी वही खोड़ा कॉलोनी में आया हूं, गंगा बहुत बुरा हाल वाटर, है। सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए तो सही, हाँ, सुन तो लीजिए भाई, ठीक है, हाँ, परसों सुन लेने हालात देंगे, जरा है। सुन लेने देंगे एक बार अपनी मैंने बात धैर्य से सबको सुना। रखने दें, हाँ। आलोक भाई मैंने सबको धैर्य से सुना, ठीक है, सुनना ठीक है, पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जनता मैं की भी बात कह है। रहा हूँ, आप ही को सुनेंगे सब लोग जी, अपनी बात रखिए। दूसरी बात, खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका परिषद 12 लाख की आबादी, इस 12 लाख की आबादी में जब तोमर साहब सांसद थे तब उन्होंने कहा खोड़ा को हम गंगा वाटर देंगे। फिर क्या नाम राजनाथ सिंह ने कहा हम गंगा वाटर देंगे। फिर जनरल बीके सिंह 9 साल से सांसद, उन्होंने काम कर देंगे। सुनील शर्मा विधायक तीसरी बार है, कर देंगे। लेकिन आज खोड़ा कॉलोनी में जो खोड़ा कॉलोनी की लोगवासी है वो 500 फुट बोर करा करके खोड़ा में पानी लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गंगा वाटर नहीं है, यहाँ पे जल जीवन मिशन भारतीय जनता पार्टी का फेल है। बताए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि क्या नाम है जल जीवन मिशन? अरे यहाँ पे लोग पानी के लिए एक बुजुर्ग खोड़ा के नगर पालिका में पेयजल सबका अधिकार ये मिलना चाहिए, बहुत मूलभूत जरूरत है। इस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सुनिएगा आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब चंचल जी आप भी अपना सवाल करिए जिसका जवाब मैं आनंद जी से लूंगा, ठीक है? पहले आप अपनी बात रखिए चंचल जी, ठीक है? हाँ ठीक है, सुनेंगे। आनंद भाई ने कई सारी बातें रखी, मैं उनकी एक एक बात का एकदम पॉइंटली जवाब देता हूँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम क्या है, जो कभी मतलब मुद्दे की बात नहीं करते हैं, कभी जो है, लेकिन आज मैं मुद्दे पे फोकस हूं, बस हाँ, वो केवल झूठ बोलने की बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात कही कि हर घर नल योजना की बात कही। आपको याद होगा आलोक जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अडानी के ऊपर सवाल किया गया था तो उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि जो 6 करोड़ लोगों को हमने हर घर नल योजना जोड़ दिया है। फिर अगले दिन राज्यसभा में बोला, उन्होंने अडानी को पूछा गया अडानी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमने 11 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया हमने। तो झूठ इनका मैंने आपको पर्दाफाश कर दी। दूसरी बात इन्होंने कही जीत का घमंड। आनंद भाई, चुनाव आप भी हारे हो, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे। आप इस घमंड में मत रहिए भाई, 5 चुनाव आप हारे हो, 2005 चुनाव आप हारे। सुन लीजिए आनंद भाई, सुन लीजिए, देखिए मैं सुन रहा था, सुन लीजिए, गलत बात है। संबित पात्रा टाइप का डिबेट मत करिए, सुनिए पहले, सुनिए, देखिए संबित पात्रा टाइप का डिबेट मत करिए, पूरे देश सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। दूसरी बात आपने कही, दूसरी बात आपने कही, हाँ दूसरी बात आपने कही कानून व्यवस्था को लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, जैसे हम लोगों ने जो है पुलिस को सशक्त करने के लिए डायल 100 लेके आए, आज गांव का गरीब किसान नौजवान जो है उसके पास घर पे पुलिस पहुंचती है, और वुमेन पावर लाइन लेके आए, 1090 लेके आए। आप मुझे बता देना दोस्त कि आपने पुलिस के इस सेक्टर में आपने क्या काम किया है। दूसरी बात, आपने बिजली के क्षेत्र में बात कही, आप मुझे बता दीजिए कि आपने कोई एक बिजली का प्लांट लगाया 6 सालों में, आपके डबल इंजन की सरकार। तीसरा आपने सवाल किया था किसानों की बात कही थी आपने। आप अगर याद होगा, आदरणीय गृह मंत्री साहब पूरे प्रदेश में चुनाव में घूम घूम के कहते थे किसानों की सिंचाई मुफ्त हो जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी, 5 साल बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और आज हाल क्या है दोस्त, कोई ऐसा किसान परिवार नहीं है जिससे आप डंडे की और क्या नाम है जो आपके कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी, वो बंदूक दिखा के पैसा ले रहे हैं, डरवा के पैसा ले रहे हैं। और आप जानते हो आपके गांव की हालत देखो। चौथा आपने सवाल किया था, आपने कहा महंगाई की बात हो रही थी। आज बताओ आप क्रूड ऑयल कीमत की क्या है, क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज के समय में, और आज रेट क्या है डीजल पेट्रोल के। और आप बता रहे हो कि पूरे दुनिया में कोरोना की महामारी आई, भारत हमारा देश जो है सशक्त होकर खड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए
हिंदुस्तान में ही गंगा में लाशें बह रही थी दोस्त, उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बह रही थी, आपको याद होगा शायद, आप शायद भूल रहे होंगे। दूसरा आपने सवाल किया था, जो आपने कहा कि खोड़ा कॉलोनी की बात, हमारे दराम भाई अच्छे मित्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पत्नी को टिकट मिला है। दूसरी बात, खोड़ा कॉलोनी मैं भी देखा हूं और दयाराम भाई से मेरी मुलाकात भी हुई थी, इतने बद से बदतर हालात हैं, वो आसपास केवल खोड़ा कॉलोनी की बात छोड़ दीजिए आप, उसके आसपास इतनी कॉलोनियां हैं और हमेशा बीजेपी का शासन रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आनंद भाई, बड़ी ईमानदारी से, अंतरात्मा की आवाज सुनाइए, सुन करके बोलिएगा, आप मुझे बताओ कि क्या नगर निगम में भ्रष्टाचार का पर्याय नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? आपने कोई सा बता दो, कोई ऐसा समस्या फिर यही है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए और कम से कम स्वच्छ पेयजल की बात होनी चाहिए। कहां पर क्या हालात है मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्योंकि शहर के चुनाव है, किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने संगठन का मामला हो, लेकिन आम आदमी की जो मूलभूत जरूरतों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आनंद जी, अब आप अपनी बात रखिए पूरी बेबाकी से। जी देखिए, इन्होंने कहा कि हमने पुलिस पर बहुत सारे काम किए, ये किया, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था क्या थी? आए दिन दंगे होते थे, आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती थी, गुंडे माफिया जो है खुलेआम घूमते थे। आज क्या हो रहा है? आज गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। ये अंतर होता है। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, सिर्फ चीजें कर देने से पुलिसिंग ठीक नहीं होती है, उसको चलाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जो हमारी सरकार में, आपकी सरकार में नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार खुद गुंडे माफियाओं की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार। और जहां तक बात रही आपने, तो कुछ तो आगे काम बढ़ना चाहिए। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, आगे चल रहा है, तभी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपके क्या बढ़ रहा है? आप मुझे बताओ ना, क्या काम किया आपने? एक कोई काम तो बताओ, बताइए जरा। आपने कौन सा काम किया पुलिस से? आप बताओ ना। वो भी उत्तर प्रदेश से बाहर, क्योंकि आप मुझे बताओ, हम लोगों ने हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया, इसके आगे आपने क्या काम किया? तैयार नहीं था। और उत्तर प्रदेश में मैंने पूछा, आपने कोई बिजली का प्लांट लगाया क्या? और आप 6-7 घंटे की बात कर रहे हो। अगर प्लांट लगे हैं और आज गांव की बात आप कर रहे हो, पता नहीं कौन से गांव में रहते हो, हर जगह बिजली की हो सकता है। और आपकी प्रॉब्लम नहीं दोस्त, आप क्या तो झूठ की ट्रेनिंग दिया थी? 97 लाख लोगों को हमने नल जल योजना से जोड़ने का काम किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने सिर्फ झूठी बातें करके और यहाँ टेलीविजन पर बैठकर आप फर्जी बातें कर रहे हो। जो आप चुनाव हार रहे हैं, जो आदमी अपने आप पे रंगीन चश्मा लगा लेता है, उसको सारा रंगीन दिखाई देता है। एक वीडियो अब नहीं है चलती बराबर, वो जो अंधभक्ति वाला चश्मा लग जाता है, आंख पे सब कुछ रंगीन दिखने लगता है, उतारते ही सब असलियत मालूम हो जाती है। आपको पता है? आप मुझे बताओ, आप मेडिकल कॉलेज में सीधे पढ़ने झूठ बोल रहे थे आप। आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज एक भी सपा ने नहीं बनाया है। आप मुझे बताओ, कौन सा मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनाया है और कहां बना दिया? आपके यहाँ तो 75 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गए, चल भी रहे हैं। कौन से जिले में चल रहे मुझे बताइए ना। आनंद भाई, बड़ी ईमानदारी से बताओ, मैं चैनल में बैठा हूँ, एक जिम्मेदारी बातें कर रहा हूँ, और आप भी राष्ट्रीय पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बोलते हो, उसके प्रवक्ता बैठे हो। आप मुझे बताओ, पूरे प्रदेश में कौन सा मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, चला दिया? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। आनंद भाई, किसकी पार्टी ने क्या कुछ किया? मुद्दा ये नहीं है किसकी पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं मिल सकते, मैं यहाँ पर जनता के सवालों को लेकर के जवाब दे रहा हूँ। मैं एक बार आ रहा हूँ, दयाराम भार्गव जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया है, आपने जो नाम लिया है स्पेसिफिक, जो खोड़ा का, इस तरीके से जो सबकी रेंज में आता है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, खोड़ा ऐसी जगह पर जगह है। लेकिन खोड़ा में जो हालात हैं, वो वास्तव में जो खोड़ा के जो रहने वाले लोग हैं, उनका दर्द कौन समझेगा? ये समस्या को आपने उठाया है, वाकई में जिस तरीके से वहां एक बड़ी समस्या है, कैसे आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जरा जनता को बताइए, ताकि आज खोड़ावासी जो आज सुन रहे होंगे डिबेट, उनको भी आज हमने रखा है आज इसमें, क्योंकि वो समस्याओं से जद्दोजहद कर रहे हैं, हर रोज उन्हें दो चार होना पड़ता है, इसलिए आज मुझे उनकी समस्या रखना बेहद जरूरी है। जी देखिए आलोक भाई, हमारे चाहे सपा के साथी हो, चाहे भाजपा को या कांग्रेस को, तीनों सुन ले, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शासन सत्ता में नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, पिछले 18 दिन से खोड़ा नगर पालिका परिषद के सामने एक जो है 82 साल का बुजुर्ग 17 दिन से अनवरत भूख हड़ताल पे बैठा है, लेकिन वहां का नगर पालिका ईओ सुनने को तैयार नहीं है, हमारे विधायक सुनील शर्मा सुनने को तैयार नहीं है, हमारे सांसद जनरल बीके सिंह सुनने को तैयार नहीं है, नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी सुनने को तैयार नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ सुनने को तैयार नहीं है। बताइए, आपका जल मिशन, जो जल जीवन मिशन है, वो कहां आपका लागू होता है? और मैं बताऊं आपको, खोड़ा कॉलोनी में हर व्यक्ति प्रति घर आए अगर देखेंगे, हर
हर 10 मीटर पे जो है एक बोर हो रखा है। यानी खोड़ा की जो धरती है उसको इतना बोर कर दिया गया है, कभी भी ये डगमगा सकता है। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग या हमारे उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग नहीं सुन रहे। चलिए अब आपने अपनी बात रख दी दयाराम जी, मैंने आपकी बात सुनी। जल्दी से आनंद दुबे जी सुन लीजिए। खोड़ा कॉलोनी नोएडा से सटा हुआ है, मयूर विहार फेज 3 से सटा हुआ है, इंदिरापुरम वैशाली से सटा हुआ है, सब जगह विकास है। तो खोड़ा कॉलोनी विकास से असुविधा क्यों है? दूसरी बात, 5 साल बीजेपी की यहाँ पे सत्ता है, जो है क्या नाम है, नगर चेयरमैन है, सभासद है, लेकिन आज भी गली नंबर नहीं है, मकान नंबर नहीं है, सीवर नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल ढंग का नहीं है। चलिए आपकी समस्या रखिए आनंद दुबे जी, इस समस्या का जवाब दे दीजिए जरा जल्दी से, ताकि मेरी आज की डिबेट कम से कम सार्थक होगी ये डिबेट। जल्दी से अब आनंद जी से जवाब सुनिए। देखिए हर जगह प्रशासन के अधिकारियों से, नेता मंत्रियों से लेकर के गुहार लग चुकी है, स्थिति वही है, हालात जस के तस है, कहाँ जाए? देखिए ये चुनाव लड़ रही, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है खोड़ा से, तो ये खोड़ा में इनके हिसाब से खोड़ा में कुछ भी नहीं हुआ, और ये टीवी पे बैठ के यही बताएंगे तो खोड़ा में कुछ भी नहीं हुआ। खोड़ा में सीवर लाइन भी बिछी हुई है, खोड़ा में नल से कनेक्शन देने का भी काम शुरू हो चुका है। सुनिए और खोड़ा कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत का भी काम चल रहा है। आप झूठ बैठ, अरे छोड़िए साहब, आप टेलीविजन पर बैठ करके वो झूठ बोल रहे हैं। आपके हिसाब से खोड़ा में कुछ हुआ ही नहीं है, आपके हिसाब से खोड़ा आपको क्या हुआ, और उसके बावजूद आपको टिकट मिल गया तो छोड़ा। अच्छा आनंद जी एक बात सुनिए, आनंद जी मेरी एक बात सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है ना, तो अगर वो समस्या उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप समस्याओं को। बात ये किसकी पत्नी कहाँ से लड़ रही है भी नहीं है, खोड़ा की समस्या अगर है तो वो है। सुनिए अगर वो खोड़ा की समस्या उठाए इससे कोई आपत्ति नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि खोड़ा में कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं खोड़ा में सीवर लाइन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, खोड़ा में सीवर लाइन है, क्या बात कर रही है? अरे भैया आनंद जी, आपको जानकारी, मैं खोड़े में रहता हूँ, आपको कुछ जानकारी है? अरे ठीक है, आप खोड़ा में रहते हैं लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के। चैलेंज करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और सुनिए, और जो जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन पूरे देश में चल रहा है, जल जीवन मिशन, और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। और जल जो भी बचे हुए हैं उनको नल से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी, चाहे वो खोड़ा की कॉलोनी हो, चाहे वो गाजियाबाद की कोई कॉलोनी हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे वो सोनभद्र की हो, चाहे मऊ की हो, चाहे आजमगढ़ की हो। तो 81 साल का बुजुर्ग 17 साल से आप टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, आप टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। एसडीएम सुनता नहीं है, नगर विकास मंत्री बिल्कुल सुनवाई हो रही है, बिल्कुल सुनवाई हो रही है, बिल्कुल सुनवाई हो रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये है जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुना है, और इस तरीके से, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी है? दोनों लोगों के देखिए प्रवक्ता किस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना व्यूअर्स के बारे में कोई सोच रहा है कि जो सुन रहे होंगे, जो डिबेट देख रहे होंगे, उनके बारे में कि आखिर उनके समझ में कितना आ रहा है। बड़ी बात यह कि मैं जनहित को लेकर के लगातार बात कर रहा हूं, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात उठा रहा हूं। लगता है मुझे कि डीपी सिंह जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन डीपी सिंह जी आमंत्रित है आपकी बात, लेकिन जनता के हित से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक दल की बात। आलोक भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। आप जब भी डिबेट कराते हैं जनता के मुद्दों को उठाते हैं, ये एक बहुत अच्छे पत्रकार के एक अच्छे गुण है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे भाई दयाराम भार्गव जी ने जो मुद्दा, कोई घोड़ा खाल कहीं बाहर नहीं है उत्तर प्रदेश से, और मैं अभी 4 दिन पहले संडे को ही वहाँ से आया हूँ, मुझे भी किसी एक मित्र के यहाँ वहाँ जाना पड़ा। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ घोड़ा खाल है, इंदिरापुरम से सटा हुआ है, नोएडा से सटा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जो डींगे हाँकती है कि डबल इंजन की सरकार, अब इनके सारे नेता कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार में बना हो रहा है। और वास्तव में जो हालात है, मैं उसी की फोटो है और उसी की खबर है, वास्तव में जो हालात है, इतनी सघन कॉलोनी है, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है, शासन सत्ता वहाँ के नगर निगम के द्वारा या नगर पंचायत के द्वारा, जिससे वहाँ आदमी टिकट मांग सके।
न वहाँ कांग्रेस पानी पार्टी पीने की के पास व्यवस्था न है, नेता न बचे हैं, शौचालय न की व्यवस्था कार्यकर्ता है, बचे हैं, न वहाँ न पे ही इनके सीवर है, टिकट वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए हालात कोई बस से प्रत्याशी बदतर तैयार हो रहा है। हाँ, ये जब ये टेलीविजन दिल्ली पर से बैठकर जुड़ा हुआ कुछ जो इनके हमारे प्रवक्ता भारत है, की जो राजधानी, अपना मन वहाँ बहला रहे इनकी हैं। पहले इंजन की सरकार है और उसके बाद डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की भी वहाँ अरे सरकार है। आपके तो तीनों इंजन फेल हो और गए। उसके बाद भी बारी तीनों बारी इंजन बदल फेल के है 3 इनका। इंजन लगाए, कांग्रेस केवल पार्टी में लंबी तीनों लंबी इंजन डिले बातें हो गए। करना, झूठ और बोलना, स्थिति ये जैसे हुई कहा कि चर्चा एक जी ने, इंजन अमेठी ये से झूठ छोड़ के बोलने वायनाड के भागा इनको ट्रेनिंग और दी अब जाती वायनाड है। से भी निकल चुका जिस दिन इंजन। इनकी अब जनता जो है, ये कहा गया है झूठ, फरेब, चालाकी, वादा खिलाफी, अरे ये झूठ, बहुत दिनों फरेब, तक नहीं चलता चालाकी, है। हिंसा, अब ये खुल गुंडागर्दी, चुका ये है, सारा तो जनता कांग्रेस का जान चक्र चुकी है कि भारतीय जिसको देश जनता में पार्टी बारंबार कहती देखा है। कुछ है और करती कुछ है। ये नारे तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, अरे भाई, मगर झूठ उसके तो आप उसके बोलते हैं, पीछे कहते कुछ है, करते ढोल कुछ में है। पोल होता है। आप बताइए अब राजस्थान में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के दर इस कितनी है? निकाय जरा चुनाव बताइए में मुझे। जनता राजस्थान आपको में करारी कितने जवाब युवाओं को रोजगार देगी। दिया? और कांग्रेस जरा बताइए, पार्टी, वहाँ आपकी अभी सरकार मैं है। आया हूं मीटिंग से, कांग्रेस बताइए पार्टी मुझे। ने अपने जिस तरीके से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में आपकी आपको सरकार है, जो हालात यहाँ पे है, सरकार होने के बाद भी जिस तरीके से भगदड़ है, रोज कम से कम 20-20, 30-30 जो है विधायक सांसद कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अरे वाह। अभी इस चुनाव में अरे हारेंगे, देखिए साहब, कहीं उसके बाद कांग्रेस को 13 बचा तारीख लीजिए। को बड़ी 13 तारीख हल्की को आप बात कर्नाटक है। में हारेंगे और उसके बाद संयुक्त विपक्ष मिलकर कांग्रेस 2024 में आपके झूठ का पर्दाफाश वो पार्टी कर रही है आप हराने का काम करके, अगर करेंगे। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज चल रही है तो कांग्रेस को किस तरीके से हम लोग कोई भी अब अलग अलग रखना चाह रहे हैं, मुद्दा फिर ये नहीं है। लेकिन सवाल एक, मैं चंचल जी के साथ बहुत अहम सवाल का जवाब, चंचल जी लगातार मेयर नगर पंचायत को लेकर के किस तरीके से प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जो जिनको लेकर के आप किस तरीके से आप लोग आगे कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेयर को लेकर के भले बीजेपी जीत जाए और लेकिन नगर पंचायतों को लेकर के हमारा दबदबा बरकरार रहेगा, हमारा वर्चस्व कायम रहेगा। तो क्या अभी से हार मान ली मेयर को लेकर के? क्या नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है और जनता ने अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर कोई इनको हरा सकता है तो समाजवादी लोग हरा सकते हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है उनको हराएगी। दूसरी चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ आनंद भाई से, आज मुद्दे की बात हो रही है, आनंद भाई बड़ी ईमानदारी से आप बता दो, 400 रुपए गैस सिलेंडर जब हुआ करता था तो आप लोग रोड पे नंगा नाच करते थे और आज हालत आप मुझे बता दो, 1200 रुपए गैस सिलेंडर है। क्या आपके घर में सिलेंडर 400 रुपए का आता है? क्या आपको महंगाई नहीं दिखती है? क्या आपको समझ में नहीं आता है? जब क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल हुआ करती थी तब आप तो नंगा नाच क्या करते थे आप लोग। और आज जो हालत है, आज मुझे बता दीजिए, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज के समय में, और उस हिसाब से आज के डीजल पेट्रोल आप क्या दे रहे पूरे देश को, और आप बता रहे हो महंगाई नहीं है। जिस जो है आप अगर देखो, किरोसिन ऑयल पूरे गांव में बढ़ता था, चीनी गांव में बढ़ती, सब आपने बंद कर दिया। सब गरीब आदमी के यहाँ शादी विवाह होता था, कम से कम उसको चीनी मिल जाया करती थी। लेकिन आज आपने क्या कर दिया है? आनंद भाई आप गांव से बिलोंग करते हो, इस बात को तो आप नहीं छुपा सकते हो, आप ही जानते होगे। आप मुझे बताओ चीनी बंद हुई कि नहीं बंद हुई? और आज आप जो है, आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान को जो है आप बताते हो 88 करोड़ लोगों को हम जो हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो आप बताओ। पूरे बजट का 6% तो राशन बांटने में खर्च हो जा रहा है जी। और सोचिए एजुकेशन बजट क्या है? 2%। अरे दोस्त कम से कम आंखें खोलिए, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं माफ करेंगी, पूछेंगी देश गिरवी हो रहा था, अपना सवाल रख दिया जल्दी से, समय बहुत कम है। आनंद जी आनंद जी आप सुन लीजिए, अब कोई सवाल नहीं, बस जल्दी से आप जवाब लीजिए जल्दी से। चलिए अच्छा आनंद जी बस 30 सेकंड शांत रहिए। आनंद जी आ रहा हूँ, 30 सेकंड बाद आपके पास आ रहा है जरा। हाँ ठीक है, मैं इसी मौका दे रहा हूँ, ठीक है आनंद भाई 30 सेकंड, आनंद जी 30 सेकंड बाद आपके पास आ रहा हूँ। आनंद भाई 30 सेकंड सुन लीजिए। देखिए आज मिनट अब इससे भी निकल गया, अपनी बात रखिए चंचल जी। आज के समय में जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी से जनता खुश है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो खुश है बीजेपी जनता, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं जो मुद्दे पे आए थे, जो वादे करके आए थे, रोजगार देने की बात कहते थे, आनंद जी को सुना जाए जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहते, क्या वो सब कहां चले गए? आनंद जी अब मेरा कोई सवाल नहीं, बस अब आप जवाब दे दीजिए जल्दी से जी। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी में फर्जी राशन कार्ड पर राशन लिए जाते थे, हमारी सरकार ने उन फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने का काम किया। इसके अलावा समाजवादी पेंशन घोटाला किया। इन लोगों ने 15 लाख लैपटॉप बांटने थे, 6 लाख बांटे, 9 लाख के पैसे खा गए। ये इस तरह से अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? सत्ता में बैठे हो, क्या कर रहे हो आप? गायत्री प्रजापति जैसे अरे मेरे भाई चिन्मयानंद स्वामी को याद है कि नहीं याद है? वीडियो भेजूं आपके पास में, मेरे पास पड़ी हुई है। आपकी पूरी क्या कर रहे हो आप? मुझे बताओ, मुद्दे की बात करो आप। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको 400 रुपए गैस सिलेंडर मिलता है?
आनंद भाई मुझे ये बता दीजिए आप बता दो मुझे, क्या आपको 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है? पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे कौन खा रहा है? जो आपको 400 रुपए गैस सिलेंडर था 1200 मिल रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आनंद भाई मुझे भी आपका दर्द पता है, और आप जो बता रहे हो ना बिजली विभाग में सब गुजराती कंपनियां काम कर रही हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है। आज कार्यकर्ता बेचारे रोड पे भटक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आज हालत यह है आप लोगों की, दर्द है, लेकिन बता नहीं सकते। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। मैं एक बार दयाराम भार्गव जी के पास आता हूँ। दयाराम भार्गव जी, एक बात बताइए, अभी देखिए किस तरीके से चर्चा हो रही थी आम जनता के मुद्दों को लेकर के। आप देखिए सामाजिक न्याय समिति की आपकी पार्टी बात करती है, ओबीसी की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, छोटे लोगों को साथ लेकर के चलती है। कभी लगता है डिबेट में सब जो सवाल पूछे जाते हैं कि चाहे वो जीडीपी की बात करें, केरोसिन के, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो आते हैं बात यहाँ पर दिखाने के लिए खूब बड़ी करेंगे। जरा इस सवाल पर मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक भाई, मैं सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि ये लोग जानकारियों से इतर होकर बात करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनता की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं अपने क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के भाई को। इन्होंने कहा कि जो है खोड़ा कॉलोनी में जो है सीवर डाला हुआ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, आपको शुभकामना देता हूँ, आपको बुरा खाल की बात करनी चाहिए, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी दयाराम जी को सुनने तो दीजिए एक बार। दयाराम जी अपनी बात पूरी रखिए, करके रुक जाइए। ठीक है, सुने आनंद जी, सुनेंगे आनंद जी, मैं बहुत देर से भैया आपको सुना था। दयाराम जी को भी मौका दीजिए। जी दयाराम अपनी बात रखिए। दयाराम भार्गव जी को सुना जाएगा। जी ठीक है, अपनी बात रखिए दयाराम। देखिए आलोक भाई देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं खोड़ा कॉलोनी में पिछले 32 साल से रह रहा हूँ, मुझे कोई खोड़ा कॉलोनी के बारे में ना बताए खोड़ा कॉलोनी किसी थी, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता हूँ। दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए, हैरत मत होलिए। आपके जितने खोड़ा कॉलोनी में बड़े नेता हैं, दयाराम भार्गव के नाम से पता कर लीजिएगा, सब कोई जानता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात सुनिए, आनंद जी सुन तो लीजिए जरा, खोड़ा कॉलोनी की आज समस्या के सामने निकल करके आ गई। ठीक है आनंद जी, जनता की वो पीछे छूट रहे हैं जी इस एटीट्यूड से। ठीक है, आ रहा हूँ, एक फाइनल कमेंट मुझे पहले। ठीक है, ठीक है, पहले वास्तविक स्थिति में चीजें उसी पर फोकस होना चाहिए। एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के। जी मैं चंचल जी आपके पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर के जनता के मुद्दों को लेकर के आप किस तत्परता से जा रहे हैं और क्या कुछ प्राथमिकता में, जल्दी से। जी देखिए, हम लोग जो है आज के समय में जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करके आए थे, उन सारे वादों को जनता के सामने लेके जा रहे हैं, उनको गिना रहे हैं और किस तरीके से नगर निगमों में, नगर पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है, और जो भी एक भी वादा, मैं तो कहता हूं कि मैंने कहा ना लास्ट टाइम कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि जनता बहुत खुश है। जैसे आनंद भाई बहुत खुश दिख रहे हैं, इनको 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा होगा, लेकिन जनता खुश नहीं वाकई में। अगर ये खुश है जनता, तो ये वादा करें कि जो वादे करके ये लोग आए थे उसकी बात करेंगे। 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करने की बात करेंगे, चाहे वो क्या आदर्श ग्राम बनाने की बात करेंगे, 100 स्मार्ट शहर की बात करेंगे। आनंद भाई मुझे बता दी कौन सा स्मार्ट शहर हो गया आज के समय में? एक कोई शहर का नाम बता दो। अब तो भाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहा करते थे 60 साल बनाम 60 महीने, अब तो भाई मेरे ठीक है, ये आपके 90 महीने हो गए हैं। मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। जरा मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, डीपी सिंह जी आपके पास। डीपी सिंह जी, जो खुश करने की बात चंचल जी ने कही है, आपको क्या ऐसा लगता है, आज आप अपनी बात रखिए फाइनल कमेंट के तौर पर, कि जनता जिससे खुश हो जाए और आप उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ आलोक भाई, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ इस नगर निकाय चुनाव में उतर रही है और हम लोगों की पूरी तैयारी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्टी, कोई पार्टी है जो अपने कैंडिडेटों के पहली लिस्ट मैंने आज डिक्लेयर कर दिया है। अभी भी मीटिंग चल रही है, दिल्ली से हमारे नेताजी लोग आए हैं, हम भी उस मीटिंग में थे। हो सकता है कल परसों तक हम कई मेयर के और कई सारे जो है जिला परिषद के और नगर पंचायतों के हम डिक्लेयर करेंगे। हाँ, मेरा मुद्दा यह जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ
जो इन्होंने वादे किए और जो वादा खिलाफी किया है, और जनता को जिस तरीके से महंगाई में, जिस तरीके से बेरोजगारी में इन्होंने जो है बर्बाद कर रहा है, और केवल और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके जो मुख्य मुद्दे हैं उससे जो है उससे ओझल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हर घर जा करके अपने नगर निगम क्षेत्र में या नगर परिषद क्षेत्र में या नगर पंचायत क्षेत्र में जनता के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करने का काम करेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने ये हर घर वाली योजना शुरू कर दी, जाकर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बता रहे हैं इनको कोई सुन नहीं रहा है। आलोक भाई, इनको कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, अब इनका झूठ खुल चुका है। उनके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास गिनाने के लिए क्या कुछ है? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? नगर निगम में आपका क्या विजन है? नगर पंचायत को जो मजबूती संविधान से दिया वो हमारे स्वर्गीय जो है राजीव गांधी जी ने दिया, और जो हमारे एससी ओबीसी को ठीक है, चाहे ये मुद्दे रहेंगे। जल्दी से एक दयाराम भार्गव जी, आपसे भी फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। हमेशा नगर निगमों को, नगर पंचायत को मजबूत करने के अब वो परंपरा आप लोग कितनी बढ़ाएंगे ये भी देखना होगा। एक फाइनल कमेंट आपसे भी, दयाराम भार्गव जी से मैं एक फाइनल कमेंट ले लूं, फिर मैं आपसे ले लूंगा। जी दयाराम जी, अपनी बात रखिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पानी, बिजली, पेयजल, गंगा जल और निकासी के ऊपर, खड़ंजे के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर हमारी पार्टी मुस्तैदी से हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। शहर को कैसे स्वच्छ बनाना है, नगर को कैसे स्वच्छ बनाना है, साफ सफाई को ध्यान देना है, मच्छरों का प्रकोप है, कीड़ों का प्रकोप है, या अगर हमारे यहाँ खोड़ा कॉलोनी में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा शिक्षा का वो बना नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर हमारे द्वारा कुछ होता है तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि खोड़ा में जो मूलभूत सुविधा की कमी है उसको लाने का काम करूंगा। गाजियाबाद से चाहे डीएम के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री आज की डिबेट देख करके मैं निश्चय यकीन के साथ कह सकता हूँ। जल्दी से चंचल जी आप अपनी बात रखें, 10 सेकंड में आनंद जी से लूंगा सवाल आपसे। हाँ ठीक है, बस आप मुझे बताइए, जब आपके घर में सिलेंडर आता है तो क्या भाभी डांटती नहीं है कि भाई 400 सिलेंडर 1200 मिल रहा है? दूसरा सवाल मेरा है, जब पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो डीजल पेट्रोल भराते हो तो क्या फील करते हो आप? जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी, ये फाइनल कमेंट जरूर बताना मुझे दोस्त, क्योंकि भाभी जी का नाम आया तो मैं भी एक सटायर के तौर पर हो सकता है भाभी जी इंडक्शन इस्तेमाल करती हो, ये भी हो सकता है किसी। चलिए आनंद जी फाइनल कमेंट। जी जी जल्दी से। हाँ, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम हमने उत्तर प्रदेश में किए हैं पिछले 6 वर्षों में, और हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, और नगर निगम में जो हमारे मेयर रहे, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सामने अपने कार्यों को रखेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, और निश्चित रूप से फिर भारी बहुमत के साथ, भारी जीत के साथ हम निकाय चुनाव को जीतेंगे। और उसके बाद हमारे मित्र, हमने उज्ज्वला के अब बाकी के जवाब आप उनको घर आमंत्रित करिए, फिर उनको चाय पिलाइएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका भी, और साथ ही साथ दयाराम जी आपका भी, चंचल जी आपका भी, डीपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगा, लेकिन कुल मिलाकर के प्राथमिकता इस बात को लेकर के होना चाहिए कि शहर की तस्वीर बदलनी चाहिए, स्वच्छता में नंबर 1 होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कामों पर मंथन होना है। नमस्कार।